नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 400 पार की कहानी चल रही थी, बड़े आराम से चल रही थी। गोदी मीडिया माहौल बना रहा था और लग रहा था कि 400 पार का तो सीन गोदी मीडिया दिखा रहा है, क्या वो सच हो जाएगा? तभी अचानक चुनाव आयुक्त को समझ में आया कि वो जो करने जा रहे हैं, वो गड़बड़ है। अगर सरकार बदल गई तो फिर जेल जाना तय होगा। अंतरात्मा जग गई। पाकिस्तान के एक चुनाव आयुक्त की आपने देखा होगा वीडियो, अंतरात्मा जग गई थी। उसने कैमरा ऑन प्रेस मीडिया के सामने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बेईमानी कराई थी। हजारों लाखों वोट गलत डलवाए थे, जिनके पड़ गए थे उनके कैंसिल कराए थे। हमने बेईमानी से कई प्रत्याशी जिताए, लेकिन मेरा ईमान जग गया और मुझे लगा कि खुदा ने मुझे जिस जमीन के लिए, जिस काम के लिए भेजा है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे फांसी दी जानी चाहिए। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ और बाकी जो लोग हैं जो इसमें शामिल थे, उन सबको भी फांसी देनी चाहिए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, पूरी दुनिया में वो वीडियो गया। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या भारत के चुनाव आयुक्त की भी आत्मा जग गई है? उसको लग गया है कि साहब जो खेल खिलाना चाह रहे थे, उस खेल में वो फंस जाएंगे। आखिर हुआ क्या कारण? क्यों ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ? क्यों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्टी छोड़ दे रहा है? क्यों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्टी छोड़ दे रहा है? ये एमपी, वो एमपी जो बीजेपी से चुन के आए हैं, वो 400 पार के नारे पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी छोड़ दे रहे हैं। ऐसे मौके पे जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डंडा लेके खड़ा हो रहता है, तब भी वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब झोल है। इसका मतलब 400 सीटें पार करना मुश्किल है। तो क्या फिर 200 या फिर 150? हकीकत क्या है? बंगाल, बिहार, कर्नाटक जो तस्वीर लिखने जा रहा है, उसने साहेब का सारा हौसला तोड़ दिया है। तस्वीर सामने आ गई है। और चुनाव आयोग तो ऐसा होता है, उसका लगभग साफ होता है। पूरे देश का एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि इस बार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो क्या एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने समझ लिया कि साहिब नहीं आ रहे हैं? क्या लग गया कि ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, इस खेल से जनता विद्रोह कर देगी? ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, भारत से विदेश तक उठ रहे हैं। सैम पित्रोदा इतने बड़े आदमी, टेक्नोक्रेट, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कहा कि ईवीएम बड़े आराम से मैनेज हो सकती हैं। बड़े-बड़े लोग ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। जिस तरह से एक एसबीआई के चीफ को तलब कर लिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला दिया, उससे चुनाव आयोग को समझ में आ गया कि अब दिन ठीक नहीं है। अब मामला पलटने का नंबर आ गया। क्या यही डर है कि आनन-फानन में साहेब की भी कुछ बॉडी लैंग्वेज गायब हो गई, एमपी पार्टी छोड़ने लगे, आम आदमी पार्टी के जो नेता गए थे वो वापस आने लगे, सीन सारा बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वास्तव में जो जोशी ने कहा था कि 7 मार्च से भाजपा के बुरे दिन शुरू, क्या ये उसकी शुरुआत है? देश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में मायावती कांग्रेस के संग क्या खेल खेलने जा रही हैं? और क्या वास्तव में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच डील नहीं हो पाई? इन तार सारी चीज़ों की बात मैंने की कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से। बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, बहुत जानकारी रखते हैं और गोदी मीडिया के बड़े-बड़े चैनल के एंकरों की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, आपने देखा होगा। मेरी अनुरोध है आपसे, पूरा वीडियो सुनिएगा, अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा और एक अनुरोध फिर करना चाह रहा हूँ कि मेल आईडी एक मेरी फ्लैश हो रही है। ख़ास तौर से मैं अमेरिका में रह रहे लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका के चुनाव को कवर करना चाहता हूँ, तो जो अमेरिका में रह रहे हों, वो उस मेल आईडी पे अपनी डिटेल, अपना नंबर मुझे भेज दें। मैं उनसे कुछ-कुछ जानकारी हासिल करूँगा अमेरिका के चुनाव के बारे में। तो चलते हैं सीधे आलोक शर्मा के पास, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी आपको। आलोक शर्मा जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। अब की बार 400 पार और प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि अब की बार वाक़ई 400 पार होने वाली है। कांग्रेस को और आपको थोड़ा डर लग रहा है, नहीं लग रहा है उनके कॉन्फिडेंस को देखकर? देखिए, कांग्रेस को कभी भी डर नहीं लगता है। उनके कॉन्फिडेंस को देख के पूरा देश ये समझ रहा है कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। 400 पार के नारे, 300 पार के नारे, 150 पार के नारे, तमाम नारे एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो पहले कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद जो उनका स्वपोषित जो मीडिया है, वो उसको पूरी तरह से उसको प्रचारित करता है। मुझे याद है कि हरियाणा का इलेक्शन था, इन्होंने कहा अब की बार 75 पार, सीट आई 40। अभी कर्नाटक का चुनाव था, अब की बार 160 पार और सीट आई 60 के करीब। तो मुझे लगता है केवल साइकोलॉजिकल वॉर गेम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से मोदी जी और उनकी पार्टी छटपटा रही है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है,
और जिस तरह से कल इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जिस तरह से वहां पर इस्तीफा हुआ है, इससे तो पूरी तरह से सब कुछ, सारे अगर लिंक्स को आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोदी साहब घबराए हुए हैं। इस बार 400 पार नहीं, इस बार 150 पार करना भी मुश्किल हो जाए। आलोक जी, आपने बात करी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की। कांग्रेस के पास क्या इनपुट है? जानकारी आपके पास क्या है? क्या सोर्स है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, गलत और मत बताइएगा। क्यों दिया होगा इस्तीफा उन्होंने आपके हिसाब से? देखिए, मीडिया के माध्यम से और तमाम इंफॉर्मेशन से जो चीजें छन कर आ रही हैं, वो तो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर साहब के बीच में कहीं न कहीं राजीव जी के और गोयल जी के बीच में कुछ बिंदुओं को लेकर कहीं न कहीं कोई मतभेद रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अब एग्ज़ैक्टली क्या कारण है, वो तो यही बता सकते हैं। क्या वेस्ट बंगाल को लेकर कोई इश्यू बना है? क्या ईवीएम को लेकर कोई इश्यू बना है? क्या कोई और कारण बना है कि भई जिस वजह से इनके बीच में इस तरह की बात आई है? जिस व्यक्ति को 24 घंटे में रेज़िग्नेशन देके और अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो, उसको 10 घंटे के अंदर रेज़िग्नेशन होके और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, ये अपने आप में आज देश के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं देंगे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी नहीं देंगे, आप क्यों इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं छोड़कर उसकी जानकारी नहीं देंगे। आज तो देश के सामने सरकार को बताना चाहिए भई क्या कारण है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण अभी तक स्पष्ट तौर पर देश जान पाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए संजय जी, कि जिस तरह से आज तमाम जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनको पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई हो, आरबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब जगह जिस तरह से हस्तक्षेप सरकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रतीत होता है, ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। आलोक जी, ये आपको लगता है ये स्वीकार करने योग्य बात है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के बीच में कुछ मुद्दों पर मतभेद हो जाए और फिर एक आदमी इस्तीफा दे दे, तीसरा चुनाव आयुक्त का पद खाली है। मतभेद होते हैं तो बैठ के बातचीत की जाती है, रास्ता निकाला जाता है। और प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं दोनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। बिग बॉस से शिकायत की जा सकती थी, देखो ये नहीं मान रहा टैग पर। देखिए, वो इंटरनली उनके बीच में क्या रहा है, वो तो मैं और आप केवल गेस कर सकते हैं और जो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी एक अंदाज़े के हिसाब से प्रश्न चिन्ह के साथ बता रहा हूँ। अभी आपने देखा चंडीगढ़ में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, उन्होंने रेज़िग्नेशन दिया एलजी साहब ने। किस कारण से कि वो तमाम जो वोटों की गिनती और जो अनिल मसीह वाला, जो लोकतंत्र को चोरी करने वाला प्रकरण था, उसी समय पर रेज़िग्नेशन हुआ। ये तमाम कड़ियाँ तो जुड़ती हैं। आज उर्जित पटेल को भी हम याद करते हैं, क्या कारण रहा होगा? क्या उस समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स और तमाम चीज़ें तो ऐसी नहीं रही थी कि जो अंदर खाने उस व्यक्ति की जो अंतरात्मा थी, वो गवाही नहीं दे रही थी। तो कहीं न कहीं दाल में काला होता है, तभी इसी तरह के रेज़िग्नेशन और तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी बेहतर तो ये है कि जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा था, उसको आके देश के सामने कहना चाहिए। अगर कोई दबाव था तो वो बताना चाहिए और अगर कोई मतभेद था तो वो बताना चाहिए और नहीं था तो वो भी बताना चाहिए। व्यक्तिगत कोई कारण थे तो वो बताना चाहिए। क्योंकि आपको देश ने, सरकार ने इतने ऊँचे ओहदे पर बैठाया कि आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराएँगे। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी दी देश ने। आपकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सही देश के सामने पिक्चर को क्लियर करें। क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जो सरकार आपसे कराना चाहती थी? ये आप बता सकते हैं। देश को बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आज आप नहीं बताएँगे तो आने वाले समय में पता चलेंगी चीज़ें, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी। आलोक जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने ढेर पढ़ाई करी है, आपने यूपीएससी का एग्जाम एग्जाम भी दिया है। आपको लगता है कि ये ट्विटर पे ट्रेंड होना कि अनिल मसीह को चुनाव आयुक्त बना दो, बात भली मजाक की हो, लेकिन क्या लोकतंत्र के माथे पर इतना बड़ा धब्बा नहीं है कि लोग आज ये मान रहे हैं कि अनिल मसीह जैसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सकता है? यानी एक संवैधानिक संस्था की मजाक उड़ रही है देश में। पूरी दुनिया देख रही है, चुनाव सिर पर खड़ा है, 10-12 दिन बचे हुए हैं और चुनाव आयुक्त कहता है ये ले अपनी लुपट कमरिया, बहुत नाच नचाए और चल देता है घर के लिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा है आने वाले चुनाव में? देखिए, खतरा है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तमाम जिस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और जिस तरह से एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में ईवीएम को लेकर चला,
सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है वीवीपैट वाले मामले पे और तमाम चीजों पे। तो कहीं ना कहीं कोई चीज तो जरूर ऐसी है जो छुपी हुई है, अभी देश के सामने नहीं आई। जहां तक बात है कि सब लोग अपना छोड़ कर जा रहे हैं, या देखिए आपको याद होगा सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा थे। मुझे नहीं लगता आज तक भी उनकी पेंशन भी बहाल हुई है। जिस जो सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के अधीन चलती है, उस सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है कि कल कहीं शायद कोई वो एफआईआर करने की प्लानिंग तो नहीं थी, या राफेल की जांच की तो कोई बात नहीं थी। तो जब जब इस तरह की कोई घटना घटती है, बाद में पता चलता है कि अच्छा ओहो ऐसा था, ओहो ऐसा था। आरबीआई के कई कई गवर्नर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं देश को नहीं पता चलता है। आज तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शायद सही जो पिक्चर है देश की उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी कहीं ना कहीं डर है। आपको याद होगा जो थल सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो उस समय पर दबाव में शायद थल सेना के अध्यक्ष, नौसेना के, वायु सेना के, उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी उस समय पर, लेकिन बाद में अपनी पुस्तक में लिखा कि हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया था। और जो रावत जी जिनका देहांत हो गया, जो आपको याद होगा जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, उसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से भी ऐसा था कि उन्होंने नेगेटिव नोटिंग लिखी थी। बाद में पता चला कि वो भी इसके पक्ष में नहीं थे। तो सरकार का एक अदृश्य दबाव जो है आज तमाम तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर नजर आता है। ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से अपने पद पर बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता, संजय मिश्रा उनका नाम था। वो तमाम उटपटांग काम जो है अपने कार्यकाल में कर कर चले गए। आज ये तमाम एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से भाजपा की एक तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है। तो ये तमाम अगर चीजें देखें हम, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कुछ लोगों के हाथ में बंधक होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की अपॉइंटमेंट हुई थी, जिस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा साहब के लिए संसद में आपको कार्रवाई करनी पड़ी कि उनकी एज के लिए और तमाम चीजों के लिए, राकेश अस्थाना को रिटायरमेंट से 2 दिन 3 दिन पहले ज्वाइनिंग का लेटर मिलता। ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरह से एक ही कैडर के लोगों को, गुजरात के कैडर के लोगों को किस तरह से बैठाया गया बहुत सारे पदों पर। किस तरह से चाहे वो एसएससी हो, सीबीएसई हो, चाहे वो तमाम संस्थाएं देखिए आप, यूपीएससी हो और डीआरडीओ हो, तमाम जगह आप देखिए कौन लोग जा रहे हैं। और ये केवल एक, मैं तो ट्रेलर भर बता रहा हूं आपको। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर देखेंगे पिछले 6-8 महीने में जो हुई, जब तक रिकमेंडेशन एक संस्थान की नहीं आती है या उनकी पैरवी नहीं होती है तब तक नहीं होता है। कौन से आज संस्थान, कौन से संस्थान की पैरवी? देखिए मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आरएसएस जो है वो मैक्सिमम बैकग्राउंड अगर आप लोगों का आप देखेंगे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, या तो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं या एबीवीपी बैकग्राउंड से हैं। आप जजेस देखिए, हाई कोर्ट के जजेस पिछले 10 साल की अपॉइंटमेंट, क्या उनके कनेक्शन भी वहीं तो नहीं जा रहे हैं? माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि आज हर जगह आरएसएस के लोगों को घुसा दिया गया है, ये सच है बात। और यही देश की जो विविधता है उसको समाप्त कर रहा है, एकांकी बना रहा है। हर व्यक्ति के मन में एक नफरत और डर, इसका माहौल बना दिया गया है। तो यही कारण है कि 20-22 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो जाते हैं। यही कारण है कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी नमाज पढ़ने वालों को केवल द्वेषपूर्ण जो जहर उसके मन में भर दिया गया है, वो अपने कानूनी अधिकारों को भूलकर और वो लात मारने लगता है। तो जो जहर भरा जा रहा है पूरे देश के दिमाग में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में आलोक जी, कांग्रेस भी तो बहुत ढीली है। आपके सरकार में सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर पूरी बीजेपी सड़कों पे आ जाती थी। आज इतनी घटनाएं गिना दी हैं आपने एक सांस में। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती और उस समय चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे के चले गए होते, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर जीना मुहार कर देती। आप लोग ट्विटर ट्विटर खेलते रहते हैं, केवल मीडिया में आके बयान देते हैं। सड़कों पे आंदोलन क्यों नहीं हुआ कि भाई चुनाव आयोग के इन कारणों का पता होना चाहिए? कितना संवेदनशील मामला है। 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद चुनाव है।
कांग्रेस केवल कोई बयान देकर रह जाती है। इसका बड़ा मूवमेंट खड़ा होना चाहिए देश में, लेकिन कांग्रेस लगता है विपक्षी भूमिका निभा ही नहीं पाती। देखिए संजय भाई, विपक्ष की भूमिका केवल एक राजनीतिक दल नहीं निभा सकता है। विपक्ष की भूमिका में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। वो पिछले 10 वर्षों से उसका एक बड़ा हिस्सा बंधक बना दिया गया। आज मैं जयपुर में था, तो वहां पर दिन में राजस्थान के जो अग्रणी न्यूज़पेपर हैं उनको देखा मैंने। 4-4 पेज के एडवर्टीजमेंट हैं, फुल पेज एडवर्टीजमेंट। आप देखिए किस तरह से पूरे एक संस्थान को अपने कब्जे में ले लिया गया है। बेसिकली क्या हुआ है कि जब से मोदी सरकार आई है, बड़े टैक्टफुली इन्होंने क्या किया कि संघर्ष के जितने रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिया। संघर्ष का रास्ता था कि आप सड़कों पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, छात्र आंदोलन करेंगे, लेकिन इन्होंने आज सब चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। आज किसान आंदोलन नहीं कर सकता है, छात्र आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक वो रितु सिंह करके असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, उनको जिस तरह से उठाकर फेंक दिया गया, उनके सामान को, उनके धरना स्थल को। आप कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए आप आज पूरी तरह से आपको रोक दिया गया। आप आरटीआई लगाते थे, आज आरटीआई का जवाब नहीं आता है। जब आरटीआई का जवाब नहीं आता तो आप मीडिया में जाते थे कि सब अखबार में छप गया है इनके खिलाफ, सीएजी में रिपोर्ट आई है। आज वो सीएजी खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ पर है, कौन सी मतलब गुफा में छुपा हुआ है। हमारे समय में अन्ना आंदोलन हो, बाबा रामदेव का मामला हो, लाला रामदेव ने तो क्या क्या नहीं किया हमारे खिलाफ, और फिर लाला रामदेव अपनी दुकान चलाने चले गए। आज वो जो आरएसएस के पिट्ठू बने हुए थे, वो जो अन्ना हजारे जी थे, मैं अपने शब्द बिल्कुल शब्द सशब्द बोल रहा हूँ, वो आज कहाँ है? लोकपाल आ गया होगा, सब कुछ आ गया होगा। इतना बड़ा किसान आंदोलन, 700 किसान शहीद हो गए, एक शब्द उस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला। तो जो संघर्ष के रास्ते थे वो सब रोक दिए गए। उसके बाद सूचना का था, उसके बाद फिर आपके पास जब कुछ तथ्य इकट्ठे हो जाते थे, फिर आप न्यायालय जाते थे। न्यायालय हो, चाहे वो 2G हो, चाहे कोलगेट हो, बिना किसी जजमेंट के भी हमने तो अपने केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे तक लिए। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि न्यायालय में ऐसे-ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि एक-एक व्यक्ति 3-3 साल से जेल में है, उसका पता ही नहीं क्यों जेल में है। और जो बीजेपी और तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप देखिए, वो सड़क पर गोलियाँ भी दाग रहे हैं, तो उनको ज़मानत भी मिलती है, सब कुछ होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कांड, जेएनयू का कांड, सब याद होगा आपको, सीए एनआरसी वाला जो कांड था, उसमें आज तमाम लोग ऐसे हैं, जिनको जो बीजेपी बैकग्राउंड से थे, उनको ज़मानत मिली, बाकियों को नहीं मिली। तो कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया भी ऐसा लगता है कि कुछ निर्णयों में प्रश्न चिन्हों के घेरे में। हाई कोर्ट के 2 डिसीजन मैं आपको बताता हूँ। एक राहुल गांधी जी वाला, जो अहमदाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंबरशिप वाला उसको उखाड़ कर फेंक दिया, और इतना मोटा पोथा हाई कोर्ट ने बनाकर भेज दिया, और यहाँ तक टिप्पणी हुई कि भई हाई कोर्ट वहाँ से जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं, बड़े मोटे-मोटे आ रहे हैं। दूसरा, अनिल मसीह वाला चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मैटर आप देखिए, वहाँ पर स्टे भी नहीं दिया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे देने से भी मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो पूरा वो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली मिली। मुझे लगता है कि ये सब तमाम चीजें हैं, जिन चीजों की वजह से आज पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, वो कहीं न कहीं उसकी चूल जो है वो हिलती हुई नज़र आ रही है। और उसमें केवल एक कारण है कि जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, वो अपने किसी भी काम को मुकम्मल नहीं कर पाई है, और वो इन्हीं तमाम रास्तों से अपनी सरकार को बचाए हुए है। आलोक जी, आपने मीडिया का ज़िक्र किया। आप जब टीवी चैनलों पे जाते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पे, आप इतने बेरहम क्यों हो जाते हैं? आपका 1-2 चैनल एंकर का जो आप लोगों ने उनकी धज्जियाँ उड़ाई, लाखों की संख्या में वो वायरल हो रहा है। आपको ऐसा लगता है उन एंकरों को, बेचारों को आपको धोने में बहुत मज़ा आता है। ये ट्रेनिंग कहाँ से सीखी है आपने, कांग्रेस से? देखिए संजय भाई, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं। एक साधारण भारतीय नागरिक होने के नाते जब बड़े-बड़े इश्यू निकल जाते हैं, और आप हमें बैठाकर और 4 लोग बीजेपी वाले बैठाकर आप जिस तरह से नौटंकी करके और एक गलत मैसेज समाज में, देश में परोसते हैं, तो दुःख होता है।
अभी मोदी जी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर गए, शाम के समय में एक चैनल पर बैठा हुआ था। 4 लोग, 2 लोग उसमें जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के कार्यालय में दिन रात घूमते रहते हैं, एक एंकर और एक बीजेपी का प्रवक्ता, 4 लोग हो गए। एक तरफ मैं बैठा हुआ था। तमाम झूठ परोसी जाती है। जम्मू कश्मीर को लेकर जितना जहर हिंदुस्तान में घोला गया पिछले 8-10 वर्षों से, दुर्भाग्यपूर्ण। कहा गया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं धारा 370 हट गई। मैं तमाम चैनलों से कहता हूं कि भाई धारा 370 अगर हट गई तो मुझे ऑर्डिनेंस दिखा दीजिए। ऑर्डिनेंस जो वो 6 अगस्त वाला है वो ये कहता है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। वो 2 चेंज क्या है कि भी जो 1959 का 35A से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस था वो निरस्त हो गया, और दूसरा ये है कि अब असेंबली के को रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नर। इसके अलावा तो कुछ नहीं। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया जिसमें उसको यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया, लेकिन धारा 370 हटा दी और मोदी जी ने कमाल कर दिया। और एंकर भी फिर वही बात करते हैं। एंकर से कई बार मैंने पूछा कि भाई किसी ने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने 10 एंकर से पूछ लिया, किसी ने नहीं पढ़ा। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई वो एक वो सोनम वांगचुक करके है, वो 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर में वहां धरने पे बैठा है, आप लोग एक बार भी नहीं दिखा सकते? नहीं दिखाएंगे। क्यों? मोदी नामा पढ़ना है। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। मैंने कहा भाई कमाल हो गया तो जो हिल एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का इलेक्शन था लेह लद्दाख का, उसमें क्या हुआ? उसमें बीजेपी का सुपड़ा क्यों साफ हो गया? वो तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। वहीं पे एक बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोलता है, 4 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। और वो क्या झूठ बोलता है कि बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। मैंने कहा भाई 12 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, पीडीपी ने हिस्सा नहीं लिया, 10 कांग्रेस को मिली, 2 इंडिपेंडेंट और 2 बीजेपी के कैंडिडेट जीते। 26 में से 2 जीते और 50% वोट बीजेपी को। एंकर को कुछ पता ही नहीं, मतलब जैसे वो एंकर जो है भांग खा के बैठ गए हों, उनको कोई मतलब नहीं। बीजेपी के 4 लोग जो मतलब बोलना हो बोलते चले गए। मैंने पूछा भाई वो एक ऑर्डिनेंस आया था कि जब तक आप 15 साल का डोमिसाइल वहां नहीं शो करेंगे जब तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप लोग तो कहते थे बहू लेकर आएंगे। मैं 50 गज का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में, मुझे खरीदवा दो। तो भाई साहब जब सवाल जब आप तीखा पूछते हैं तो सारी टीम मधुमक्खी की छत्ती की तरह बिल्कुल जो है वो टूट के पड़ती है, यानी दबा दो उसको यहीं पर। फिर बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। अरे 10 साल हो गए भाई, चुनाव क्यों नहीं कराते फिर? अगर बहुत अच्छा हो गया, बार बार एंकर कह रही कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज वहां तिरंगा ही तिरंगा है। मैंने कहा भाई जिस दिन उसने महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके 7 महीने बाद तो आप जो है सरकार चलाते थे, 7 महीने बाद तक। आपको तो उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था। अब एंकर महोदय को पता ही नहीं कि कब भाषण दिया था और कब स्टेटमेंट आई। फिर मैंने कहा भाई आप मुझे बताइए, मोदी साहब ने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, परिवारवाद पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया जम्मू कश्मीर। मैंने कहा एक बात बताइए, कौन सी ऐसी पहली सरकार थी जिसमें बाप बेटे दोनों अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री थे? अब एंकर महोदय को कुछ नहीं पता। मैंने कहा पूरी लाइफ ये आरएसएस श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके अब्दुल्ला से लड़ती रही, अब्दुल्ला फैमिली से। और जब पहली बार केंद्र में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो दोनों बाप बेटे केंद्र में मंत्री थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी जिसमें डिप्टी सीएम बीजेपी का था, उसमें साथ कौन था? किसकी सरकार बनवाई? पीडीपी की। और फिर आप परिवारवाद पे भाषण देते हैं। चलो मोदी जी का काम तो है भाई, वो तो मोदी जी को तो वोट लेनी है, उनको देश वेश से कोई मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कभी पीडीपी का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा जब बीजेपी की सरकार बनी तो पहले पेज पे छठा पॉइंट लिखा था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब परिवारवाद बहुत खराब है। अब इतना होने के बाद आप समझिए कि किस तरह से हम लोग क्या झेल रहे हैं 8-10 साल से। वास्तविकता से बहुत दूर चीजें ऐसे, मतलब चाशनी में भिगो भिगो के जनता को पिल दी गई हैं कि जनता को पता ही नहीं। राम मंदिर पे अगर किसी का स्टैंड चेंज हुआ तो बीजेपी का चेंज हुआ। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो राम के लिए रथ यात्रा निकलेगी, प्रभु राम का मंदिर रथ यात्रा से बनेगा। फिर जब सत्ता में आई तो कहा कि नहीं साहब हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए हम संसद में बिल नहीं ला सकते।
जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। फिर कहा कि नहीं नहीं, न्यायालय जो कहेगा वही ठीक है। अरे भाई, ये स्टैंड तो कांग्रेस का ही था शुरू से। मैं समझता हूं कि कोई भी मुद्दा हो, किस तरह से झूठ बोलकर निकला जाए और फिर उसके ऊपर वाहवाही हिंदुस्तान के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा करता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। ये लाखों बात लोग 5 फरवरी को लेह लद्दाख में मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। हम लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए। मुझे याद है 2014 में अक्टूबर नवंबर में लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ पहला मोर्चा हमने जब रामलीला मैदान में खोला था, और उसके बाद से नोटबंदी से लेकर तमाम चीजों तक मीडिया ने कभी भी उन चीजों को देश के सामने नहीं आने दिया। और उसी वजह से एक कारण रहा कि हमारे जो विरोध करने की ताकत थी वो कुंद हो गई। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि कमियां हमारी तरफ से भी रही। बिल्कुल ठीक बात है, कमियां आपकी तरफ से रही और अभी भी जो आपको जिम्मेदारी दी दी गई है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। आप अपने सहयोगियों को नहीं समझ पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कमियां तो अभी भी हैं, चुनाव सिर पर है। देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन में पेच ऐसे अटके हुए हैं और डर भी है सबको। आज आप देखिए, तमाम विपक्षी दल, झारखंड के मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री पिछले कई हफ्तों से जेल में। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता है। खबर बिल्कुल दबा दी गई, साइलेंट कर दी गई। अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी एक एंकर महोदय से पूछा कि 2014 के बाद एक केस बताइए जिसमें एफआईआर मोदी सरकार ने की और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। मैं सवाल कई दिनों से पूछ रहा हूं, एक भी केस ऐसा नहीं मिल पा रहा है। तो जहां तक बात गठबंधन की है, गठबंधन में सबको डराया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, तमाम ये चीजें वो चीजें। मैं संजय भाई आपको बताऊं, तमाम शायद हैकर्स काम कर रहे हैं। एक पैन नंबर उठाइए, पड़ोसियों की भी सारी फाइल इनकम टैक्स की निकालिए, कहीं ना कहीं से उसको फंसा लीजिए, मैटर ईडी को दे दीजिए और फिर कई कई महीने तक लोग जेल में रहे। अरे भाई, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप चार्जशीट फाइल कीजिए ना, आप उसको जेल भेजिए। लेकिन वो कुछ नहीं होता है। केवल ये होता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कैसे दबाया जाए, कैसे बीजेपी ज्वाइन कराई जाए, इसमें पूरी ताकत इस केंद्र सरकार की लगी हुई। 96-95% केसेस जो हैं वो विपक्षी दलों पर। अभी तापस राय का एक मैटर आया वेस्ट बंगाल का, 3 महीने पहले, वो बहुत भ्रष्टाचारी था, वो चोर था, वो पता नहीं क्या क्या, और अभी वो उसमें बीजेपी ज्वाइन कर रही। देश देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें नहीं दिख रहा है कि भाई जनता क्यों नहीं इन चीजों को समझ पा रही। अच्छा, आपको क्या लगता है आलोक जी, अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर खत्म होगा, तो कुछ चीजें और सब क्लियर होंगी? नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। चुनाव क्योंकि डिक्लेयर आज होने के बाद? हाँ, नहीं होगा। ईडी सीबीआई को काम करने से इलेक्शन कमीशन कहाँ से रोक देगा? वो तो दोनों भाई भाई हैं, मौसेरे भाई हैं दोनों। तो और उल्टा साथ एक दूसरे की मदद करेंगे। क्यों ये रोकेगा इलेक्शन कमीशन? जब इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को एडवाइजरी दे रहा है कि आप ये शब्द ना बोलें, वो शब्द ना, अरे भाई, कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आप कौन से आका को खुश करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कोई स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं दी। मोदी जी के ठीक है। तमाम खिलाफ इतनी स्टेटमेंट्स हैं, कर्नाटक इलेक्शन से लेके और पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन से। आप शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई। इलेक्शन कमीशन एक नया पैटर्न अपना है, ना वो कंप्लेंट को रिजेक्ट करते हैं, ना उसको एंडोर्स करते हैं, और कुछ दिन के बाद वो अपने आप स्वतः खारिज हो जाती, साइड हो जाती। ये बात तो ठीक है। एक आखिरी सवाल, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, बार बार चर्चा चलती है कि आप मायावती से भी बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए। अमेठी रायबरेली आपके गांधी परिवार का इंतजार कर रही है, पता नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य में ही पिक्चर तस्वीर नहीं है साफ, तो कैसे होगा? क्या मायावती आ सकती है इंडिया गठबंधन में? देखिए, मायावती जी को सोचना होगा। मायावती जी ने कल ट्वीट करके कहा भी परसों
कि बिल्कुल अफवाहें हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। मायावती जी की पार्टी को पूरी तरह से बीजेपी ने समाप्त कर दिया। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करती थी 2-2, 3-3 बार, आज वो 1-2 विधायक पे पहुंच गई पार्टी। एक ही चुनाव में 10% वोट गिर गया, 22 से 12 पर आ गए। मुझे लगता है कि मायावती जी को सोचना चाहिए, जिस बहुजन के लिए आप उठकर चली थी, क्या आपके भी कोई केसेस हैं जिनकी वजह से आप डरे हुए हैं? क्या आप बीजेपी का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में सहयोग तो नहीं कर रही हैं? क्या आप अपने समाज के साथ न्याय कर रही हैं? आज उनको आवाज उठानी चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो उनका समाज पीड़ित है, जिसकी आवाज के लिए वो और काशीराम जी कभी सड़कों पर निकले। आज जॉब्स नहीं है, सरकारी जॉब्स नहीं है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ 400 पार के नारे के साथ पूरा एक मैसेज है कि हम संविधान में परिवर्तन कर सकेंगे अगर 2/3 मेजोरिटी होगी। तमाम बीजेपी की लीडर्स गाए बगाए इस तरह की बातें करते हैं। अगर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा है, तो सबसे पहले किसको आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए उनको। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के उस पूरे जो उनका एक मैं कहूँगा मुलम्मा है, उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। उनको स्वयं पुनर्विचार करना चाहिए और देश में लोकतंत्र बहाल हो, उसकी तरफ उनको कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस ने कुछ न्योता भेजा है, कुछ बातचीत शुरू की है? नहीं, ऐसी कोई मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। और उत्तर अमेठी, प्रदेश, रायबरेली? देखिए अमेठी रायबरेली हो या उत्तर प्रदेश हो, मीटिंग्स चल रही हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो चुकी है। जल्द नाम भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। हम आज 35 साल से संजय भाई वहां पर सत्ता में नहीं है। स्वाभाविक है कि अलायंस हुए हैं, अलायंस में कभी कोई सीट मिली है, कभी कोई सीट मिली है। तो मजबूत लीडर्स वहां पर उस तरह के हमें चाहिए जो बीजेपी से लड़ाई लड़ सके। कंस्टिट्यूएंसीज बड़ी बड़ी हैं। गाजियाबाद कंस्टिट्यूएंसी अपने आप में बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो मजबूत लोग लड़ें, उसकी स्क्रीनिंग हो प्रॉपर, समय लग रहा है। लेकिन रायबरेली अमेठी की जहां तक बात है, तो गांधी फैमिली की अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट है, उन्हीं को तय करना है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता और अमेठी रायबरेली की जनता, मैं भी 2 दिन वहीं 3 दिन वहीं रहा था, सब चाहते हैं कि वही लोग चुनाव लड़ें। और अगर वो लड़ेंगे तो मुझे जो ग्राउंड पे रियलिटी पता चली, बीजेपी जो है ढूंढने से भी वहां नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, बातचीत करी। बहुत बहुत तो ये था आलोक शर्मा। कितने विस्तार के साथ इन्होंने राजनीति के उन सारे पहलुओं को आपके सामने रखा जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। मुझे इंतजार है आपकी राय का, जरूर अवगत कराइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।